नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर पूरे हफ्ते भर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। दिसंबर 19 से दिसंबर 25 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट सुर्खियाँ हैं, सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित स्टैटिक पोर्शन आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस से देख सकते हैं। बात शुरुआत करते हैं लियो वराडकर से। तो ये आयरलैंड गणराज्य के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये यूरोप में जो सफ़ेद पोर्शन से आप देख रहे हैं, यहाँ पर आयरलैंड है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ये आपको याद रखना है। ये पूरा ब्रिटिश द्वीप समूह है और इन्हीं ब्रिटिश द्वीप समूह का एक भाग है आयरलैंड। यहाँ पर ये आयरलैंड बसा हुआ है। आयरलैंड द्वीप हो गया। इससे संबंधित जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के एपिसोड से देख सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आप 18 तारीख के एपिसोड को देख सकते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप से। यहाँ से आपको याद रखना है कि भारत इसका विजेता बना है और बांग्लादेश को भारत ने हराया है। लगातार तीसरी जीत थी भारत की और भारत के कप्तान अजय रेड्डी थे। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला वर्ल्ड कप, नेत्रहीनों का अगला वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा और इस टूर्नामेंट की खास बात ये थी कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाया था। तो ये सब आपको याद रखने हैं। भारत में इसका जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था फाइनल मुकाबला, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को हराया है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। कर्नाटक से संबंधित स्टैटिक फैक्ट में इस टॉपिक पर हमने यहाँ की नदियों के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ के नदी शरावती नदी को आप जाने रखिए, इसी पर जोग जलप्रपात अवस्थित है। घाट प्रभा नदी भी यहाँ पर एक है जिस पर गोकक जलप्रपात अवस्थित है। इसके बाद पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव की अगर बात करें तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। 7वां संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त में पूरे हफ्ते भर के जो इम्पोर्टेंट सुर्खियाँ हैं उन्हें डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेल के लिए आप डेली करंट अफेयर्स वीडियो देख सकते हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित अगर बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन और जुआ खेल नियमों के निर्धारण के लिए इकबाल सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है। तो इकबाल सिंह कमेटी का नाम याद रखिएगा। हॉकी विश्व कप 2023 की बात करें तो इस पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का 15वां संस्करण जो होगा ये इंडिया में खेला जाएगा और इंडिया के उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला, ये दो स्थानों पर विश्व पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जनवरी में किया जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसी के साथ अगर वुमेंस नेशंस कप की बात करें जो कि हॉकी से ही संबंधित है तो इसका विजेता भारत बना है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराया है, ये फैक्ट याद रखिएगा। और वुमेंस FIH नेशंस कप का ये पहला संस्करण था। इस पहले संस्करण का विजेता भारत बना है। कप्तान आपको याद रखना है सविता पुनिया, भारत के महिला हॉकी टीम की कप्तान थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की अगर बात करें तो 1924 में इसका गठन हुआ था। लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में अवस्थित है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस भी 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और भारत में भारत विद्युत सप्ताह 2023 मनाया गया। तो ये 6 से 8 फरवरी 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। माफ़ कीजिएगा, मनाया नहीं गया है, ये बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। भारत विद्युत सप्ताह 2023 6 से 8 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो आपको मैजिक रूम्स याद रखने हैं। मैजिक रूम्स नामक ये ग्रामीण शिक्षा केंद्र हैं और इनकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। ये मैजिक रूम्स नोएडा की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है जादूज, उसकी सहायता से किया जाएगा। और पहले मैजिक रूम्स जो बनाए जाएंगे वो लखनऊ और बस्ती से इसकी शुरुआत होगी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। शॉर्ट मिशन की अगर बात करें तो शॉर्ट मिशन फ्रांस और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा के द्वारा शुरू किया गया है। और शॉर्ट मिशन धरती पर जहाँ भी जल मौजूद है, चाहे नदियों के रूप में हो, हिमानी के रूप में हो या समुद्र के रूप में हो, उनका ये अध्ययन करेगा शॉर्ट मिशन। और हर 21 दिनों में इसमें जो रडार लगे हुए हैं वो 2 बार डाटा उपलब्ध कराएंगे। तो जल के सर्वेक्षण से संबंधित शॉर्ट मिशन है, ये आप याद रखिएगा। टोक्यो चर्चा में है क्योंकि इसने 2025 के बाद जितने भी घर वहाँ पे बनेंगे उनमें सौर ऊर्जा पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है।
जापान की अगर बात करें तो जापान मुख्यतः 4 द्वीपों से मिलकर बना है। सबसे उत्तर में होकाइडो द्वीप है, उसके बाद होन्शु द्वीप आता है, फिर शिकोकू द्वीप आता है और सबसे दक्षिण में क्यूशू द्वीप आता है। ये आपको याद रखना है। इनसे संबंधित स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स में। वहाँ जाकर आप इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मिस वर्ल्ड 2022 और मिसेज वर्ल्ड 2022 में आप कंफ्यूज मत होइएगा। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और इसमें सरगम कौशल ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 21 वर्षों बाद ये मिसेज वर्ल्ड बनी है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता और मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता ये दोनों अलग हैं। मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता विवाहित महिलाओं के लिए होता है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सरगम कौशल 21 सालों के बाद मिसेज वर्ल्ड बनी है भारत में, ये ध्यान रखिएगा। और भारत की पहली मिसेज वर्ल्ड अदिति गोवित्री कर थी, जिन्हें 2001 में मिसेज वर्ल्ड बनाया गया था। इसके बाद फीफा फुटबॉल विश्व कप से इम्पोर्टेंट सुर्खियां जो हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 जीता है। फाइनल मैच की बात करें तो दोहा के लुसैल स्टेडियम में आयोजित हुआ था। इसके बाद यहाँ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड की अगर बात करें तो गोल्डन बूट अवार्ड आपको याद रखना है। ये दिया गया है किलियन एम्बाप्पे को और टूर्नामेंट के अब तक के इतिहास में किलियन एम्बाप्पे ने हैट्रिक लगाई और ये ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं, ये याद रखना है। और इनके गोलों की संख्या इस विश्व कप में 8 है। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड की अगर बात करें तो गोल्डन ग्लव्स अवार्ड इस बार दिया गया है एमिलियानो मार्टिनेज को, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल पुरस्कार की अगर बात करें तो ये दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के कप्तान भी हैं और इन्होंने 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड अभी तक जीता है और ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप से संबंधित दीपिका पादुकोण को भी याद रखना है। ये पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी लॉन्च किया हो, बस इतना आपको याद रखना है। पहली भारतीय बनी हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। फीफा ट्रॉफ़ी के बारे में अगर बात करें तो फीफा ट्रॉफ़ी लगभग 6 किलो की है, 6.175 किलो की है और 18 कैरेट सोने से ये बनी हुई है ट्रॉफ़ी आपकी, ये ध्यान रखिएगा। दीपिका पादुकोण की बात हुई है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एक कंपनी है लुई विटॉन, लुई विटॉन की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण। और लुई विटॉन ने जो फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी है इसका जो केस है यानी ये जो डिब्बा है इसे डिजाइन किया है लुई विटॉन ने और इसीलिए दीपिका पादुकोण को चुना गया था इसका अनावरण करने के लिए। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, ये पुस्तक आपको याद रखनी है। ये पुस्तक मिशेल ओबामा का है, यानी अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये पुस्तक याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रशासन गांव की ओर अभियान। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और भारत में सुशासन सप्ताह 2022 मनाया गया। ये कब से कब तक मनाया गया? 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, यानी आज तक सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया गया, ये ध्यान रखना है। सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को होता है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि भी है। यहीं पे ध्यान रखिएगा कि प्रशासन गांव के संग 2022 ये राजस्थान द्वारा शुरू की गई योजना थी। प्रशासन गांव के संग, ये ध्यान रखना है। और जो सरकार केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है वो प्रशासन गांव की ओर अभियान है, गांव की ओर और गांव के संग, तो इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। गोवा मुक्ति दिवस की अगर बात करें तो 19 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 1961 में 19 दिसंबर के दिन गोवा को मुक्त कराया गया था, भारत ने गोवा को मुक्त कराया था पुर्तगालियों से और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाली उपनिवेश भारत के मुख्यतः पश्चिमी जो शहर हैं, पश्चिमी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अवस्थित थे, जिनमें से मेन बस्तियाँ जो थी इनकी पुर्तगालियों की वो गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और अंजे दीवा द्वीप थे। डिटेल के लिए आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो गोवा में अवस्थित है उनके बारे में भी हमने बात किया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना।
अगर इस योजना की बात करें तो यहाँ से आपको याद रखना है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है और इस योजना में जो कोई भी व्यक्ति लाइब्रेरी से पुस्तकें लेने में असक्षम है उन्हें पुस्तकें सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी। इनमें जैसे विकलांग लोग हो जाते हैं, वरिष्ठ नागरिक लोग हो जाते हैं, या अस्पताल में कोई भर्ती है, उन सबको पुस्तकें पढ़नी हैं तो उन पुस्तकों को स्वयं सेवकों के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। ये आपको याद रखना है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ स्टेटिक फैक्ट एंड फिगर तमिलनाडु के बारे में बात किया है, तो आपको याद रखना है ये भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से। और यहाँ के और भी बहुत सब कुछ हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। सोनाक्षी सिन्हा की अगर बात करें तो इन्हें पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। सोनाक्षी सिन्हा को, इनसे संबंधित आपको यही याद रखना है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। पेटा एक एनजीओ है जो एनिमल्स की भलाई के लिए काम करती है, उनकी सुरक्षा के लिए काम करती है, उनके अधिकारों के लिए काम करती है। उसी ने सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। CrCONI मिश्र धातु की अगर बात करें तो इस मिश्र धातु में क्रोमियम, कोबाल्ट और निकिल, 3 चीज़ों को मिलाकर ये मिश्र धातु बनाई गई है और ये अभी तक की सबसे कठोर मिश्र धातु है। जितने भी मिश्र धातु के बारे में हमें पता है उनमें से सबसे कठोर मिश्र धातु CrCONI है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये चर्चा में इसलिए आई थी क्योंकि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये एलॉय और सख्त हो जाती है, यानी ठंड में और सख्त हो जाती है ये एलॉय। यही खोज अभी हाल में हुई है, इसमें निष्कर्ष निकाला गया है, इसीलिए ये एलॉय चर्चा में थी। बात करते हैं करीम बेंजमा की, तो ये करीम बेंजमा फ्रांस के फुटबॉलर थे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। इसके बाद विश्व मलेरिया रिपोर्ट की अगर बात करें तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट WHO द्वारा जारी की गई है। और अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है और इसका कारक जो होता है, कारण होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट इस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज के जरिए मनुष्य के शरीर तक पहुंचता है और मलेरिया जैसी बीमारी उत्पन्न करता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसके बाद एशियाई विशालकाय कछुए की अगर बात करें तो नागालैंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है इटांकी नेशनल पार्क। इस इटांकी नेशनल पार्क में 10 कछुओं को रिलीज किया गया है। यही आपको याद रखना है, इटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है और 10 कछुओं को रिलीज किया गया यहाँ पे। ये इनके संरक्षण से संबंधित एक बहुत बड़ा कदम है। ये जो कछुए हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, यानी इन पर गंभीर रूप से खतरा है, बहुत ही कम ये बचे हैं दुनिया में। और एशिया के मुख्य भूमि पर पाए जाने वाले ये सबसे बड़े कछुए हैं जो आपके एशियाई विशालकाय कछुए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ नागालैंड की जनजातियों की बात की थी। अंगामी, कोन्याक और रेंगमा, ये कुछ जनजातियाँ हैं जो नागालैंड में पाई जाती हैं। ओरन अगर भूमि की करें तो ओरन भूमि बचाओ आंदोलन ये शुरू हुआ राजस्थान के जैसलमेर में। ये फैक्ट आपको याद रखिएगा। ओरन पवित्र भूमि होती हैं और ये मूलतः चारागाह भूमि के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनका हस्तांतरण ऊर्जा कंपनियों को दिया जा रहा है जिससे ये चारागाह विलुप्त होते जा रहे हैं। उसी के लिए जैसलमेर के कुछ लोगों ने एक आंदोलन चलाया है इन भूमियों को बचाने के लिए। इन्हीं ओरन में भारत का एक विलक्षण पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी पाया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इनसे संबंधित और डिटेल अगर आपको जानना है तो डेली करंट अफेयर्स में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसीलिए हम उनका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य ने खानाबदोश समुदायों के लिए एक विकास बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ कर्नाटक सरकार ओपन एयर संग्रहालय का भी विकास कर रही है। वीवो प्रो कबड्डी लीग की अगर बात करें तो इसका विजेता बना है मुंबई। ये आपका माफ़ कीजिएगा, मुंबई में ये खेला गया था लेकिन विजेता बना है जयपुर पिंक पैंथर्स। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022, इसका प्रायोजक कौन है? वीवो। कबड्डी लीग का आयोजन मुंबई में 9वां ये सीजन था। ये आप फैक्ट याद रखिएगा। दिसंबर 2022 की अगर बात करें तो दिसंबर 2022 का सबसे छोटा दिन था। ये याद रखना है, 2022 है, 2022 का 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन था इस दिन और सबसे लंबी रात इस दिन थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये करंट अफेयर से ज़्यादा स्टैटिक का और जियोग्राफी का क्वेश्चन है। इस दिन 22 या 21 दिसंबर के आसपास जो दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में
सबसे छोटा होता है, ये आपको याद रखना है। और इस परिघटना को शीत अयनांत कहते हैं। विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है इस घटना को। हर साल ये होता है 21 या 22 तारीख में सबसे छोटा दिन होता है, ये आपको याद रखना है। और ये घटना पृथ्वी के 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुकाव के कारण है। वो अपने अक्ष से पृथ्वी ऐसे होनी चाहिए सीधी, लेकिन ऐसे ना होके पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है कुछ इस तरह से, इसीलिए ये परिघटना होती है। तो आपको ये याद रखना है। डिटेल के लिए डेली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की अगर बात करें तो इस फोरम की शुरुआत भारत के द्वारा की गई है, ये आप याद रखिए। और इसलिए की गई है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के भलाई को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए। ये शांति सैनिक जहाँ भी जिस देश में इनको भेजा जाता है उनके साथ बदसलूकी होती है, इनके अपहरण हो जाता है, इन्हें गोली मार दी जाती है, रहने के कंडीशन इनके बहुत ख़राब होते हैं। तो इन सब चीज़ों से संबंधित जानकारी को ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन के महासचिव से साझा करेंगे। ये एक ऐसी पहल है शांति सैनिकों के भलाई के लिए, ये आप ध्यान रखिए। और इसमें भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस और मोरक्को ने भी इस पहल की शुरुआत में अपना अहम रोल अदा किया है। उनका भी एक अहम रोल है, पर नेतृत्व भारत ने किया इन्हें इसकी शुरुआत करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की अगर बात करें तो इस अभियान की स्थापना 1945 में हुई थी। इन्हें ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये मैप है जहां अभी भी विश्व के शांति सैनिक कार्यरत हैं, उनकी पोस्टिंग की गई है। तो उनमें से एक भारत पाकिस्तान का इलाका भी है, यहाँ पे भी संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक कश्मीर में मौजूद हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक की अगर बात करें तो इसमें पुदुचेरी राज्य सबसे टॉप का राज्य है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और ये सूचकांक प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी की गई है। इसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 31वें नंबर पर है। और सर्वश्रेष्ठ जिलों की अगर बात करें तो आइजोल जिला, जो कि मिजोरम की राजधानी भी है, वो सामाजिक प्रगति सूचकांक में नंबर 1 पर है जिलों में। और राज्य में है आपका पुदुचेरी। इसके बाद सेला दर्रा सुरंग की अगर बात करें तो ये एक नई सुरंग बनाई जा रही है सेरा दर्रा के नीचे, इसीलिए सेला पास टनल चर्चा में है। आपको केवल इतना याद रखना है कि ये है कहाँ पे। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। मैप में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पश्चिम में यहाँ पे एक ज़िला है, छोटा सा ज़िला है जिसे कहते हैं तवांग। इसे चलिए मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये तवांग ज़िला है और ये ज़िला है पश्चिमी कामेंग ज़िला। तो इन्हीं दोनों ज़िलों को जोड़ने के लिए यहाँ पर सेला दर्रा है, जिससे अभी मोटरसाइकिल से जाते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रक से जाते हैं, यानी रोड बनी हुई है तो उससे हम लोग जाते हैं। लेकिन सर्दियों में ये रोड बर्फ़ से ढक जाती है, उस केस में तवांग का भारत के अन्य ज़िलों से, अरुणाचल प्रदेश के अन्य ज़िलों से संपर्क कट जाता है। उसी लिए सेला दर्रे के नीचे एक टनल बनाया जा रहा है जो कि इस ज़िले को इस ज़िले से कनेक्ट करेगा और हम हर समय तवांग से कनेक्ट रहेंगे। बस इतना आपको याद रखना है। सेला दर्रे के साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के 3 और दर्रे, उन्हें भी याद रखिए। BDS, बी से हो जाएगा बॉमडिला, डी से हो जाएगा दीफू दर्रा और एस से हो जाएगा सेला पास। तो ये BDS 3 प्रमुख दर्रे आप अरुणाचल प्रदेश के याद रखिए। इन टनल्स का जो निर्माण किया जा रहा है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है, जिसका गठन 7 मई 1960 को किया गया था, ये ध्यान रखिए। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रंटियर हाईवे का। इसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। और जो ऊपर का सेला टनल हमने बात किया वो इसी फ्रंटियर हाईवे का ही एक हिस्सा है, इसी का एक पार्ट है। फ्रंटियर हाईवे क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से लगते हुए पूरे बॉर्डर में एक रोड बनाई जा रही है भारत के द्वारा, इसे कहा जाता है फ्रंटियर हाईवे। और इस रोड की लंबाई लगभग 1700 किलोमीटर होगी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में रेखा है, उस रेखा से लगभग 30-35 किलोमीटर भारत की तरफ ये रोड बनाई जा रही है, अरुणाचल प्रदेश के पूरे हिस्से को कवर करते हुए। ये मैप में आप देख सकते हैं, जो रेड कलर में है यही है फ्रंटियर हाईवे। इसे नेशनल हाईवे 913 के रूप में अधिसूचित किया गया है। और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बॉमडिला है और जो लास्ट पॉइंट है वो विजयनगर है। यहाँ पर है बॉमडिला और यहाँ पर है विजयनगर। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद एक बुक आपको याद रखनी है, द इंडियन नेवी एट द रेट ऑफ 75
रिमिनिसिंग द वॉयज, रिमिनिसिंग द वॉयज ये पुस्तक किसकी है? दो लोगों का नाम याद रखना है, एक अरित्रा बनर्जी और रंजीत बी रॉय, इनकी ये पुस्तक है। राष्ट्रीय गणित दिवस की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। इसके बाद जापानी सैन्य निवेश योजना की अगर बात करें तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जापान के द्वारा अगले 5 वर्षों में 320 बिलियन डॉलर की एक अभूतपूर्व सैन्य निवेश योजना का अनावरण किया गया है और ये 1945 के बाद से जापान की सबसे बड़ी सैन्य योजना है। अभी तक जापान के सरकार ने इतनी बड़ी सैन्य योजना का अनावरण नहीं किया था। ये पहली बार है कि जापान इतना निवेश, इतना अधिक निवेश अपने सैन्य गतिविधियों के लिए कर रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी हाल ही में किस देश ने 320 बिलियन डॉलर की एक सैन्य निवेश योजना का अनावरण किया है? उत्तर आपका जापान हो जाएगा। इससे संबंधित स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या ज़रूरत पड़ गई है जापान को कि इतना बड़ा निवेश कर रहा है सैन्य के क्षेत्र में और ये क्यों आवश्यक है। उसके लिए आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज बस हम लोग सुर्खियाँ देख रहे हैं कि सुर्खियाँ क्या क्या हैं हमारी पूरे हफ्ते भर की। इसके बाद बात करते हैं HR केशव मूर्ति की। इनका हाल ही में निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित ये गम का गायक थे। गम का एक कहानी सुनाने की कला है जिसमें गा गा कर कहानी सुनाई जाती है और ये लोक संस्कृति कर्नाटक में काफ़ी प्रचलित है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। कर्नाटक की अगर अन्य बातें करें तो यहाँ की डोलू कुनीथा या कुनीथा डांस आपको याद रखना है। कुछ भी आ जाए, कुनीथा के पहले कुछ भी लिखा हो तो वो कर्नाटक से संबंधित है, इस पे आपको टिक लगा देना है। यक्षगान और भूत कोला पूजा भी यहीं पे होती है। पैट्रियट मिसाइल की अगर बात करें तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि ये अमेरिका की रक्षा प्रणाली है। अमेरिका ने अभी हाल ही में किस देश को ये मिसाइल रक्षा प्रणाली देने का वादा किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूक्रेन को। अमेरिका ने यूक्रेन को देने का वादा किया है, ये आपको याद रखना है। अनुष्का शर्मा की अगर बात करें तो इन्हें प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस 2022 की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री जो कि चौधरी चरण सिंह थे, उन्हीं की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। एस्केप टनल T49 की अगर बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में अवस्थित है और इसकी लंबाई 12.89 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो 31 अक्टूबर को इसे केंद्र शासित राज्य के रूप में केंद्र सरकार ने गठित किया, ये आपको याद रखना है। देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय की अगर बात करें तो ये महू जो कि इंदौर में स्थापित है, ये आप ध्यान रखिए। ये देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय है और दुनिया का पहला जो इन्फेंट्री संग्रहालय है उसका अनावरण अमेरिका में किया गया था और ये जो भारत का है ये मध्य प्रदेश में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज कौन सा प्रदेश बना रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं जो आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 की। ये युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना और जापानी वायुसेना के बीच में 16 से 26 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। ये इस तरह का पहला संस्करण है इसका, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। पहला संस्करण इसका जापान में आयोजित किया जाएगा, जापान के हायाकुरी और इरुमा हवाई अड्डे पर, ये ध्यान रखिएगा। जापान से संबंधित यहाँ पे हमने जलधाराओं के बारे में बात किया था, तो यहाँ की 3 जलधाराएँ याद रखिए। क्यूरोसियो जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, उसके बाद ओयोसियो जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, उसके बाद लीमन जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार की अगर बात करें तो इसमें सुदीप सेन को उनकी पुस्तक एंथ्रोपोसिन क्लाइमेट चेंज कैंटेगियन कंसोलेशन के लिए दिया गया है, ये आपको याद रखना है। शोभना कुमार भी हैं, उनकी पुस्तक है आ स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट, इनको भी दिया गया है। और एक हैं संजय के रॉय, इन्हें सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इन 3 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ
टैगोर लिटरेरी पुरस्कार। इसके बाद शाहरुख खान की अगर बात करें तो शाहरुख खान को ब्रिटेन की एम्पायर पत्रिका द्वारा विश्व के 50 महानतम अभिनेताओं में सूचित किया गया है, नामित किया गया है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। लॉयन एट द रेट ऑफ 47, विजन फॉर अमृतकाल, या सिंह एट द रेट ऑफ 47, अमृतकाल के लिए विजन। ये परियोजना है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। गिर में पाए जाते हैं ये शेर, और ये योजना वहीं गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। गुजरात के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलवादार राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान और मेरीन राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। डोकरा धातु शिल्प की अगर बात करें तो ये चर्चा में रहा है। आपको केवल इतना जानना है कि डोकरा धातु शिल्प कहाँ का है, तो ये है आपके कई राज्यों से संबंधित है, जिनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना आदि राज्य आते हैं। डोकरा की अगर बात करें तो डोकरा कलाकृतियाँ मुख्यतः पीतल की बनाई जाती हैं और इनमें लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये आप कुछ मूर्तियाँ देख सकते हैं, प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। और ये जो तकनीक है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक, इसमें जो कुछ भी बनाया जाता है उसका पहले घोल तैयार किया जाता है। जैसे अगर पीतल की कोई वस्तु बनानी है तो पीतल का घोल तैयार किया जाएगा, और ये घोल एक मोल्डिंग में डाल दिया जाएगा जिसमें वैक्स लगी हुई होती है, और एक साँचे के रूप में बन के वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो ये साँचा है ये तोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो बीच में पीतल पिघला के डाला गया था, जब वो ठंडा होता है, ठोस हो जाता है, तो एक मूर्ति का रूप ले लेता है, या जो चीज़ बनाया जाता है उसका वो रूप ले लेता है। ये चीज़ें आपको कुछ ध्यान रखनी है। ये जो तकनीक है लॉस्ट वैक्स की तकनीक जो है, ये सिंधु सभ्यता के समय से ही अभी तक प्रचलित है और अभी तक चली आ रही है। पश्चिम बंगाल के जो डोकरा शिल्प है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे, इन्फॉर्मेशन थे, करंट अफेयर्स थे जो इस हफ्ते सुर्खियों में रहे। ये अति संभावित करंट अफेयर्स हैं जो आपको आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर ही लाभ पहुंचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स सेक्शन के साथ, जिसमें हम लोग टॉपिक उठाएंगे करंट अफेयर्स का। उसके बारे में बात तो करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ ही उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।